सो हे हाय हेलो एवरीवन। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में जो आर्य होती है उसने रिद्धि को बहुत कुछ बोल दिया होता है, जिससे कि सिद्धि को भी गुस्सा आता है और ईशान को भी। और ईशान आर्य को बहुत कुछ बोलकर वहाँ से चला आता है। उसके बाद से रिद्धि ईशान के पास आती है और उसे समझाती है कि ईशान, आर्य तुम्हारे भाई हैं और वो जो कुछ भी कर रहे हैं उनमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। जिस पर ईशान बोलता है, आई एम सॉरी भाभी, आप सही कह रहे हो, मुझे भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं अभी जाके उनसे माफ़ी मांगता हूँ। तो रिद्धि बोलती है, थैंक यू ईशान मेरी बात मानने के लिए। और ईशान और नेहा आकर दोनों रिद्धि के गले लग जाते हैं। और फिर ईशान अब इसके आगे रिद्धि ईशान और नेहा को समझाकर अब बाहर हॉल की तरफ बढ़ रही थी कि तभी उसे राजेश बाहर ही मिल जाते हैं, जो कि इस वक्त कुछ परेशान लग रहे थे। रिद्धि राजेश को आवाज़ लगाती है, जीजू प्लीज़ रुकिए। राजेश भी रिद्धि की आवाज़ सुनकर रुक जाता है। तो रिद्धि उनके पास आकर भरे हुए गले से कहती है, जीजू मैं बहुत बुरी हूँ, मेरी वजह से आपके और दीदी के बीच में भी लड़ाई हो गई, मैं सब कुछ ख़राब कर देती हूँ। आई एम सॉरी जीजू, मैं सच में ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन मेरी वजह से दी भी आपसे नाराज़ हो गई। आई एम सो सॉरी जीजू। राजेश रिद्धि के सर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, पागल हो गई हो क्या रिद्धि, तो इस तरह से बार बार माफ़ी मांगे जा रही हो। पहली बात तो ये है कि तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी दी और मेरे बीच में अगर कुछ कहा सुनी हुई भी है तो कोई इशू नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी मोटी बातों पर झगड़ा ना हो। पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी बातों को लेकर रुकना मनाना तो आम बात है, तुम मेरी और सिद्धि की चिंता मत करो। रिद्धि बोलती, लेकिन जीजू मेरी वजह से दी तो आपसे नाराज़ हो गई। राजेश बोलते हैं, तुम अपनी दी की चिंता मत करो, उसे मनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बस तुम अब जल्दी से खुद को और आर्य के रिश्ते को ठीक कर लो। जिस पर रिद्धि उदास होती हुई बोलती है, चाहती तो मैं भी यही हूँ जीजू, लेकिन ना जाने आर्य की नाराज़गी कैसे दूर होगी। वो तो मुझसे इतना ज़्यादा नाराज़ है कि मुझसे बात करना तो दूर मेरे सामने भी नहीं आना चाहती हैं। जिस पर राजेश उसके सर पर हाथ रखते हुए फिर से बोलते हैं, कोई बात नहीं रिद्धि, दिल छोटा नहीं किया करते, भरोसा रखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आर्य भी तुमसे ज़्यादा दिनों तक नाराज़ नहीं रहेगी, बस अपनी कोशिशें मत छोड़ना। जिस पर रिद्धि भी कहती है, जी जीजू। राजेश मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे यार जल्दी से लंच लगा दो, मेरे पेट में चूहे भाग दौड़ मचा रहे हैं। रिद्धि भी राजेश को देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है, अभी लगाती हूँ जीजू, लेकिन दी। राजेश बोलते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम लंच लगाओ, तब तक मैं तुम्हारी दीदी को बाहर लेकर आता हूँ। ये कहकर राजेश अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं और रिद्धि किचन की तरफ। इधर ईशान आर्य के पास पहुंचता है और उसके घुटनों के पास बैठकर अपने दोनों हाथों से अपने कान को पकड़कर आर्य से कहता है, सॉरी भाई, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। आज मैंने पहली बार आपसे इस तरह बात की, मैं आपसे वो सब नहीं कहना चाहता था भाई, लेकिन भाभी की आंखों में आपकी वजह से आंसू देखकर खुद को नहीं रोक पाया, न जाने मुझे क्या हो गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। इस पर आर्य उसके कानों से उसके हाथों को हटाते हुए बोलती है, ईशान तुम मेरे लिए सिर्फ मेरे छोटे भाई नहीं बल्कि मेरे बेटे की तरह हो। मॉम डैड के जाने के बाद तुम और कशिश मेरे लिए भाई बहन नहीं बल्कि मेरे बच्चे जैसे हो गए थे। मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहूँगी और न ही कभी कुछ ऐसा करूँगी जो तुम्हें अच्छा न लगे, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं
इसलिए प्लीज़ अपने भाई को गलत समझने की बजाय उसका साथ दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जिस पर ईशान आर्य के गले लगते हुए बोलता है, जी भाई। आर्य भी मुस्कुराकर ईशान को कसकर गले लगा लेती है। इतने में दादी माँ सबको लंच के लिए आवाज़ लगाती हैं और सब टेबल पर आकर लंच करने लगते हैं। राजेश भी सिद्धि का हाथ पकड़कर टेबल तक लाता है और उसे कुर्सी पर बैठा देता है और साथ में बराबर वाली कुर्सी पर खुद बैठ जाता है। सब लोग एकदम नॉर्मल लग रहे थे। किसी के फेस से नहीं लग रहा था कि अभी जो कुछ भी गार्डन में हुआ कोई भी उस वजह से परेशान है। अभी तक फैमिली में किसी भी बड़े को ये नहीं पता था कि गार्डन में आर्य और रिद्धि की कोई बात भी हुई थी। सब लोग लंच करने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। लंच के बाद सिद्धि वहाँ से जाने लगती है तो आर्य सिद्धि के पास आती है और बोलती है, आई एम सॉरी दी। मैं जानती हूँ कि मुझे रिद्धि से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। सिद्धि बोलती है, आर्य, अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ तो ये गलत होगा। जो कुछ भी आज तुमने रिद्धि के साथ किया उसके लिए मैं तुमसे सच में नाराज़ हूँ। मैं मानती हूँ कि रिद्धि से गलती हुई है, लेकिन फिर भी तुमसे एक बार ये कहूँगी कि वो तो ना समझ है, लेकिन तुम तो समझदार हो। अगर वो इस रिश्ते को ठीक से नहीं निभा पाई तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम इस रिश्ते को टूटने से बचाओ। लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा कहीं से नहीं लग रहा कि तुम इस रिश्ते में रहना चाहते हो। देखो आर्य, मैं सिर्फ तुमसे यही कहूँगी कि रिश्ता कोई मामूली रिश्ता नहीं होता है और न ही ऐसा होता है कि जिसे जब मर्जी चाहा तोड़ दिया और जब मर्जी चाहा तो जोड़ लिया। अगर ये रिश्ता एक बार टूट जाता है और अपने टूटने के बाद दोबारा उसे जोड़ने की कोशिश भी की जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है और पहले जैसी बात नहीं रह जाती। तुम्हारे और रिद्धि के रिश्ते में अभी काफ़ी गुंजाइश है। अभी तुम दोनों का रिश्ता टूटा नहीं है, बस टूटने की कगार पर है। तो मैं इस बस इतना कहूँगी कि उसे टूटने से बचा लो, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। जिस पर आर्य अपना सर झुकाकर कहती है, जी दी, मैं आपकी तरफ से मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। सिद्धि बोलती है, थैंक यू यार। आर्य, रिद्धि का साथ कभी मत छोड़ना, बहुत मासूम है वो। अगर इस दुनिया के चाल चलन को पहले ही समझ जाती तो शायद उसके साथ ये सब नहीं होता। मैं मानती हूँ जो कुछ भी उसने किया वो ठीक नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों कोई भी उसके नज़रिए से सोचने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। क्या गलती थी उसकी? एक तो वो किसी और से प्यार करती थी, उसके ऊपर उसके पिता ने जल्दबाजी में उसका रिश्ता एक ऐसे इंसान से जोड़ दिया जिसके बारे में वो उसके नाम के अलावा कुछ नहीं जानती थी। जिस इंसान से उसका जीवन भर का रिश्ता जुड़ गया, उस इंसान को समझने के लिए उसे कुछ दिन भी नहीं दिए गए। उसे इस रिश्ते में पॉजिटिविटी के बारे में किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। बस हर कोई उसे गलत ठहराने लग रहा है। हम में से किसी ने भी उसकी बात ना सुनी और ना ही समझी। उस समय उसे सिर्फ कुणाल में ही अपना सच्चा हमदर्द नजर आया और वो उसे सबसे ऊपर मानने लगी। तो उसमें सारा कसूर उसका नहीं है, हम सब कसूरवार हैं उसके। लेकिन छोड़ो अब पुरानी बातों को। अब वो अकेली नहीं है, तुम हो उसके साथ। तुम और तुम्हारा नाम दोनों उसके साथ जुड़े हैं। एक रिश्ता है उसका तुम्हारे साथ, पत्नी है वो तुम्हारी। तो तुम मेरी मासूम बहन का ख्याल रखना और उसे इस दुनिया से बचा कर रखना तुम्हारा फ़र्ज़ है। उम्मीद करती हूँ कि तुम अपना फ़र्ज़ अच्छे से निभाओगी। आर्य भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और कहती है, दी अब चिंता मत करिए, मैं अपनी तरफ से इस रिश्ते को ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे इन सब के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। सिद्धि बोलती है, वक्त तो ले लो आर्य, लेकिन इतना भी मत लेना कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। ये कहकर सिद्धि वहाँ से जाने लगती है तो आर्य उसे आवाज़ देती है, दी
क्या आपको भी ऐसा लगता है कि रिद्धि ने जो कुछ भी किया, मैं उसकी वजह से उसके साथ ऐसा कर रही हूँ? सिद्धि आर्य की तरफ मुड़ के कहती है, जितना मैंने तुम्हें जाना है आर्य, उसके मुताबिक तो नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। आर्य बोलती है, तो क्या आप इसके पीछे की वजह नहीं जानना चाहोगे? सिद्धि बोलती है, तुम अगर बताना चाहो तो बता सकती हो। आर्य बोलती है, बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पर कि आप रिद्धि को कुछ नहीं बताओगी। सिद्धि बोलती है, ओके, अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं रिद्धि को कुछ भी नहीं बताऊं, तो आओ कहीं बाहर चलकर बात करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और मेरे बीच की बातें कोई और सुने। फिर सिद्धि और आर्य बाहर एक पहाड़ी की तरफ निकल जाते हैं। सिद्धि राशि को मैसेज करके बता देती है कि वो आर्य के साथ बाहर गई है। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद वहाँ एक बड़े पेड़ से पत्थर पर आर्य बैठ जाती है और सिद्धि भी आर्य के पास बैठ जाती है और कहती है, बोलो आर्य, आज मैं तुम्हारी सारी बातें सुनना चाहती हूँ, तुम बेझिझक मुझसे अपने दिल की बात कह सकती हो। आर्य नीचे ज़मीन की तरफ देखती हुई बोलती है, आप तो जानती होती रिद्धि में अभी कितना बचपना है, जो गलत भी नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह वक्त से पहले ही वो जिम्मेदारियों में फंसकर अपना बचपना खो दें। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी ही तरह अपनी उम्र से पहले ही बड़ी हो जाए। मैं नहीं चाहती कि जिस तरह मैंने अपने सपने अधूरे छोड़े, उसी तरह रिद्धि को भी अपने सपने छोड़ने पड़े। सिद्धि असमंजस में उसकी तरफ देखकर बोलती है, मैं तुम्हारी बातों का मतलब नहीं समझी आर्य। आर्य बोलती है, दी, मैं सिर्फ 12 साल की थी जब मेरे मॉम डैड गुजर गए। पहले तो मैंने अपनी मॉम को देखा कि किस तरह से अपनी फैमिली को संभालने के लिए उन्होंने अपने सपने छोड़ दिए हैं। वो शुरू से ही बिजनेस करना चाहती थी, अपनी एक कंपनी खोलना चाहती थी, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती थी, लेकिन हम तीनों की वजह से वो अपना ये सपना कभी पूरा नहीं कर पाई। और जब हम थोड़े से बड़े हुए, जब हमारी माँ अपना सपना पूरा कर सकती थी, तब भगवान ने उन्हें हमेशा के लिए हमसे दूर कर दिया। और फिर उसके बाद में मॉम डैड की डेथ के बाद ईशान और कशिश की जिम्मेदारियाँ भी मुझ पर ही आ गई। हालांकि दादी और दादी माँ और दादाजी ने हमें बहुत प्यार दिया और संभाला भी, लेकिन मॉम डैड के ना होने के कारण मैं वक्त से पहले ही बड़ी हो गई। मेरे वो कुछ सपने थे जिन्हें मैं अपने भाई बहनों के लिए छोड़ दिया और वक्त से पहले ही परिवार की जिम्मेदारियों में फंस गई। मैं नहीं चाहती कि रिद्धि के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। सिद्धि बोलती है, तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है यारी, लेकिन अब रिद्धि की शादी हो चुकी है और वो भी तो तुम्हारे जैसे इंसान के साथ हुई है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसका सपना पूरा करने में उसकी पूरी मदद करोगी। तुम्हारे होते हुए तो अपने सपने से कभी दूर नहीं होगी। उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तुम्हारी मॉम और तुम्हारे साथ हुआ। आर्य बोलती है, दी, आप अभी से उसे इन झंझटों में क्यों फंसाना चाहती हो? अभी उसकी उम्र ही क्या है? अभी तो वो अपना बचपना भी नहीं छोड़ रही है और इतनी सी उम्र में शादी जैसे रिश्ते को निभाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे नहीं लगता कि अभी से उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां डालना सही है। इस उम्र में कोई भी लड़की ना तो फिजिकली और ना ही मेंटली तौर पर ठीक होती है। जिस पर सिद्धि हैरान होती हुई बोलती है, आर्य, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये सब तुम्हें रिद्धि से शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। शादी के बाद इन सब बातों का क्या मतलब है? आर्य बोलती है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ दी, लेकिन उसमें शादी करने से पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, जो कि था कुणाल। अगर मैं उस समय रिद्धि से शादी नहीं करती तो वो कुणाल के कहने में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर डालती। और फिर बात यहाँ सिर्फ उसकी उम्र की नहीं है, बात यहाँ उसके सपने की भी है। रिद्धि शादी के वक्त मेरे बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन मैं उस वक्त भी उसके बारे में सब कुछ जानती थी। मैं अच्छे से जानती हूँ कि उसके लिए उसका सपना कितना इम्पोर्टेंट है।
वो बचपन से ही एक डॉक्टर बनना चाहती थी और मैं नहीं चाहती कि शादी जैसे रिश्ते की जिम्मेदारियों तले वो अपना उसका सपना दब जाए। जिस पर सिद्धि बोलती है गलत है यार, तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल गलत है। ज़रूरी नहीं कि जो तुम्हारी मॉम के साथ हुआ वही सब रिद्धि के साथ भी हो। मुझे नहीं लगता कि रिद्धि ये सब कुछ मैनेज कर पाएगी। तुम उसे लड़ाई लड़ने से पहले हारने के लिए कह रही हो। उसे उसकी लड़ाई लड़ने तो दो। तुम ये फैसला बाद में करना कि वो जीतेगी या हारेगी। आर्य बोलती है दी, आपकी बात सही है। हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, लेकिन इस लड़ाई में वो जीत गई तो ठीक है, लेकिन अगर वो हार गई तो वो टूट जाएगी और दोबारा अपने सपने को पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। और मेरे होते ऐसा कभी नहीं होगा। सिद्धि बोलती है आर्य प्लीज़। आर्य उसकी बात को बीच में काट कर बोलती है, आप मेरी इस बात समझने की कोशिश करो दी। कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। मैं रिद्धि की जिम्मेदारियों को कम तो नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें पूरी तरह हटा भी नहीं सकती। और किसी के लिए ये कहना बहुत आसान होता है कि वो अपनी पत्नी के लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन कोई भी कोशिश क्यों नहीं कर ले कि उसकी पत्नी उसके परिवार के लिए कहीं ना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें ज़रूर करनी पड़ती है उसे। और मैं नहीं चाहती कि फ़िलहाल मेरी वजह से रिद्धि को कोई भी सैक्रिफाइस करना पड़े। अभी रिद्धि के लिए उसकी पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए फिर उसे अपनी पीजी भी तो ज्वाइन करनी है। सिद्धि बोलती मुझे नहीं लगता कभी कि तुम ये सब सही कह रहे हो यार। आर्य बोलती है मुझे फ़िलहाल के लिए यही सही लग रहा है दी। अभी मेरा और रिद्धि का अलग अलग रहना ही सही है। अगर हम दोनों एक साथ एक छत के नीचे रहेंगे तो हम दोनों का एक दूसरे से दूर रह पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि चाहे हम दोनों के बीच में अभी प्यार ना हो, लेकिन फिर भी एक रिश्ता तो है जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे से दूर रह पाएँ, ये ज़रूरी नहीं है। और रिद्धि की पढ़ाई पूरी होने से पहले मैं उस पर इस शादी का कोई भी बोझ नहीं डालना चाहती हूँ। और फिर इस वक्त वो फिजिकली भी इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। उस पर सिद्धि बोलती है लेकिन आर्य, रिद्धि तुमसे दूर नहीं रहना चाहती है, वो तुम्हारे साथ रहकर इस रिश्ते को निभाना चाहती है। आर्य बोलती है दी, इस वक्त वो मेरे साथ सिर्फ इसलिए रहना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसे खुद से दूर ईशान की वजह से कर रही हूँ। और फिर एक गहरी सांस लेकर बोलती है वो मुझसे प्यार नहीं करती, ये भी एक सच है दी। आज उसे लग रहा है कि उसने जो कुछ भी किया उसकी वजह से मैं उससे नाराज़ हूँ, इसलिए वो मेरे साथ रहना चाहती है। लेकिन कल को जब उसे ये एहसास होगा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती तो वो फिर मुझसे दूर जाना चाहेगी और शायद तब मैं उसे खुद से दूर नहीं कर पाऊँ। इसलिए बेहतर है कि मैं खुद को और उसे दोनों को इस रिश्ते से अच्छी तरह से समझने का वक्त दूँ। एक बार उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी फिर मैं अपने रिश्ते को एक मौका ज़रूर दूँगी। ये मेरा आपसे वादा है। वो मेरे साथ रहना चाहेगी तो मैं उसे खुद के साथ रखूँगी और अपने रिश्ते को खुशी-खुशी आगे भी बढ़ाऊँगी। जिस पर सिद्धि आर्य के कंधे पर हाथ रखकर बोलती है मुझे नहीं पता आर्य कि जो तुम कर रही हो वो सही है या गलत, लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम कभी भी रिद्धि का साथ नहीं छोड़ोगी। और फिर एक गहरी सांस भर के बोलती है पता नहीं रिद्धि तुम्हारी बात को समझ भी पाएगी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे दूर होकर वो इस कदर टूट जाए कि खुद ही अपने सपने से दूर हो जाए। आर्य बोलती है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर मुझे कभी भी ऐसा लगा कि वो मुझसे दूर होकर अपने सपनों से दूर हो रही है तो मैं उसे खुद से दूर नहीं होने दूंगी। सिद्धि बोलती है ठीक है यार, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा ही करो, लेकिन रिद्धि के साथ कुछ भी गलत मत करना और ना ही होने देना। तुम्हें जब भी कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ी तो बेझिझक कह देना। जिस पर आर्य बोलती है थैंक यू दी,
मुझे समझने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। जिस पर सिद्धि वहाँ से उठते हुए बोलती है, चलो आर्य, देखो शाम होने वाली है। तुम्हें और मुझे इतनी देर तक सबने गायब देखा तो न जाने क्या क्या सोचने लगेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बीवी को ही मुझसे जलन होने लगे। आर्य सिद्धि की बातों से झेप जाती है और फिर मुस्कुरा कर कहती है, आप भी नदी, चलिए चलते हैं। थोड़ी देर में वो दोनों फार्म हाउस वापस आ जाते हैं। तब लोग अभी भी अपने अपने कमरों में ही थे। सिद्धि फार्म हाउस में आते ही किचन में चली जाती हैं और सबके लिए चाय रेडी करने के लिए बोल देती हैं। वहीं गार्डन में पड़ी कुर्सियों पर बैठ जाता है आर्य वहीं गार्डन में पड़ी कुर्सियों पर बैठ जाती है। रिद्धि भी अपने रूम में ही थी। सिद्धि नौकरों से सबको बुलवा लाने के लिए कहती है। फिर सब लोग एक साथ बैठकर चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद सब लोग बाहर घूमने जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। सब इन्हीं सब में शाम हो जाती है और इसी तरह मौज मस्ती करते हुए ये दिन निकल जाता है। कभी कभी सब लोग एक दूसरे की टांग खींचते तो कभी अपने अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते। लेकिन इन सब के बीच में अगर कोई चुप था तो वो थी रिद्धि और आर्य। वो दोनों ही थे जो सबके सामने होकर भी अकेले थे। रात के समय सब लोग फार्म हाउस वापस आ जाते हैं और डिनर करने के बाद सारी लड़कियां एक साथ पूल साइड में बैठकर चाय कॉफ़ी सॉफ्ट ड्रिंक के साथ अपना नाइट एंजॉय कर रही थी। जबकि सारे लड़के मतलब लड़कों में तो बारी भी आ रही है, वो गार्डन में बैठकर बिजनेस से रिलेटेड बातें करते हुए अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। जब बात करते करते काफ़ी रात बीत जाती है तो दादी माँ बोलती है, जाओ बच्चे, सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ और आराम करो, रात बहुत हो गई है। रिद्धि थोड़ी देर और रुकते हैं ना दादी माँ, कितना मज़ा आ रहा है, कितने दिनों बाद हम लोग इस तरह से एक साथ बैठे हैं। फिर अपनी सोच में खोई हुई सी बोलती है, ना जाने फिर कभी इस तरह से हम सब एक साथ हो पाएंगे या नहीं, ना जाने कितने वक्त का साथ बचा है हम सबका। रिद्धि की बात सुनकर सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। सबको अपनी तरफ देखता पाकर उसे होश आता है कि उसने क्या कह दिया और फिर जल्दी से अपनी बात को संभाल कर कहती है, मेरा मतलब है कि ना जाने हम फिर कब मामा उस पर एक साथ आएंगे। और फिर देखिए ना, अभी तो सब लोग गार्डन में बैठकर एंजॉय कर रहे हैं और उन्हें देखकर अभी भी लग रहा है कि वो उठने का उनका कोई मूड नहीं है। तो हम भी क्यों ना एंजॉय करें, इसीलिए मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। नेहा रिद्धि को छेड़ते हुए बोलती है, रिद्धि दादी माँ सही कह रही हैं, बहुत लेट हो गया है, अब हमें अपने अपने रूम में जाकर रेस्ट करना चाहिए। और धीरे से उसके कान में बोलती है, तो यहाँ से रूम में जाएगी तभी तो तेरे पीछे पीछे आर्य भी जल्दी आएगी। अब समझ में आ रहा है मुझे तो अभी यहाँ जाने से क्यों मना कर रही है। तो उनके बिना जाना नहीं चाह रही है ना। रिद्धि ने जब उसकी बात सुनी तो उसके चिक्स रेड हो गए और उसके टमी में अपनी कोहनी मारती हुई बोलती है, बकवास बंद कर, अपनी दिमाग कम चलाया कर। मुझ पर और आर्य पर ध्यान देने से ज़्यादा अच्छा होगा कि तू खुद पर और ईशान पर ध्यान दे, समझी। सच तो ये था कि रिद्धि रूम में जाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो आर्य के साथ अकेले रूम में रहेगी तो उन दोनों के बीच में जरूर दोबारा से झगड़ा हो जाएगा, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए वो दादी से बार बार थोड़ी देर रुकने की बात कर रही थी। रिद्धि की मम्मी घड़ी की तरफ देखते हुए बोलती है, नहीं रिद्धि, दादी माँ सही कह रही हैं, सच में बहुत लेट हो गया है, देखो 1 बजने वाले हैं और फिर एंजॉय करने के लिए या बात करने के लिए कल का पूरा दिन अभी बाकी है। इसलिए जाओ बच्चों, अपने अपने रूम में जाओ, रेस्ट करो। अपनी मम्मी की बात सुनकर रिद्धि को मन मारकर वहाँ से खड़ा होना पड़ता है और फिर एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर एक एक करके सारे लोग अपने रूम में चले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।